बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएसएस के जनरल रूल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है। तो इस किस्म के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए कौन से रूल्स और क्राइटेरियाज़ हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तो इस वीडियो में हम इन तमाम एरियाज़ को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलें दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीएसएस के जनरल आस्पेक्ट्स पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सीएसएस के जनरल आस्पेक्ट्स में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है, सबसे पहली जो होती है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पार्ट्स ऑफ एग्ज़ाम और थर्ड नंबर पे हमारे पास है ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। जो फर्स्ट नंबर पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें एज, एजुकेशन और नेशनैलिटी वगैरह शामिल है। पार्ट्स ऑफ एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम, मेडिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, विवा वॉइस। इसमें जो सबसे अहम है वो रिटन एग्ज़ाम है। चलें जी दोस्तों, हम इन आस्पेक्ट्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है वो है एज क्राइटेरिया। दूसरे नंबर पर है हमारे पास एजुकेशनल क्राइटेरिया और तीसरे नंबर पर है नेशनैलिटी क्राइटेरिया। तो इनमें सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं एज क्राइटेरिया को। एज क्राइटेरिया में ये है कि एज लिमिट जो है कैंडिडेट्स के लिए एफईएससी के रूल के मुताबिक 21 से 30 के दरमियान है। मतलब 21 से लेकर 30 के दरमियान तक कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 2 साल की एज रिलैक्सेशन है वो किन कैंडिडेट्स के लिए, हम उनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पे है गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे हों या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हों, दोनों के लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है, सेकंड नंबर पे, पीपल बिलोंगिंग्स टू ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैव नो एज रिलैक्सेशन राइट। मतलब जो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, जैसा कि फॉर एग्जांपल वापडा और यूनिवर्सिटी के मेंबर, उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होती। तीसरे नंबर पे हमारे पास, थर्ड नंबर पे है बुद्धिस्ट कम्युनिटी, स्केजुअल कास्ट, गिलगित बल्तिस्तान और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैव द राइट्स ऑफ 2 ईयर एज रिलैक्सेशन। ये लोग, ये कम्युनिटी, ये इन इलाकों के लोगों को जो है ना 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। चौथे नंबर पे है हमारे पास, फोर्थ नंबर पे, पीपल बिलोंगिंग टू ट्राइबल एरियाज लाइक बलोचिस्तान एंड DI खान and frontier states like Dir, Swat and Chitral and DG Khan and Rajanpur district have rights to year age relaxation। इन इलाकों के लोगों को भी, मतलब ट्राइबल एरियाज़ हो गए, फ्रंटायर स्टेट्स हो गई, और उसके अलावा DG खान और राजनपुर के अजला के लोगों को भी 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा है डिसेबल कैंडिडेट्स। डिसेबल कैंडिडेट्स चाहे वो फिज़िकली इम्पेयर्ड हों, लर्निंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड हों, मतलब डम एंड डेफ हों, और एंड ब्लाइंड हों, आर एलिजिबल फॉर 4 ग्रुप्स। तो इनको 4 ग्रुप्स में मतलब वो अपेयर हो सकते हैं। मतलब 4 ग्रुप्स के लिए इनके इंटरव्यू के बाद इनकी सिलेक्शन जो है वो 4 ग्रुप में की जाएगी। जैसे हो गया, सबसे पहला ग्रुप हो गया, इसमें कॉमर्स एंड ट्रेड हो गया, उसके बाद पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो गया, इंफॉर्मेशन ग्रुप हो गया एंड पोस्टल ग्रुप हो गया। उसके बाद ये 4 ग्रुप हैं। इन 4 ग्रुप में मतलब वो डिसेबल पर्सन को जो है ना, इनका इंटरव्यू के बाद इनमें सिलेक्शन की जाएगी। दूसरे नंबर पे है जी रिक्वेस्ट फॉर्म, और इन डिसेबल पर्सन को एक रिक्वेस्ट फॉर्म के जरिए एक हेल्पर प्रोवाइड किया जाता है जो उन्हें रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर मेंशन करना होता है। ब्लाइंड पर्सन को एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए जाते हैं रिटन टेस्ट के दौरान। ब्लाइंड पर्सन को, मतलब नाबीना अफराद को 15 मिनट ओवर दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इसके बाद है जी फोर्थ नंबर पे, सेंटर इनका इस्लामाबाद में रखा जाता है। इन सब मतलब डिसेबल पर्सन का जो है ना सेंटर, वो इस्लामाबाद में रखा जाता है।
और अक्सर जो है ना एज रिलैक्सेशन के बारे में रूमर्स आती रहती हैं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा रूमर्स जो है ना वो वायरल हुई पड़ी हैं कि मतलब एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वो जो है ना वो 35 है, कोई मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब 33 है। तो इस किस्म की रूमर्स उस पर गर्दिश कर रही हैं। और दूसरे नंबर पे है हमारे पास दूसरा जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्राइटेरिया है। इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया में भी बहुत से रूमर्स जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं, वो रूमर्स जो है ना वो आजकल फैली हुई हैं इस पे सोशल मीडिया पे। तो इसमें ये है कि उन रूमर्स के मुताबिक यानी कि मतलब 14 ईयर एजुकेशन वाले और डॉक्टर और इंजीनियर हजरात वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन की कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी ज़रूरी है। सबसे पहले है जी बैचलर डिग्री विद सेकंड डिवीजन एंड ग्रेड सी। बैचलर डिग्री हो उसमें सेकंड डिवीजन और ग्रेड सी के साथ उसने पास किया तो वो एलिजिबल है इसमें CSS में अप्लाई करने के लिए या अपेयर होने के लिए। दैन अगर उसका ग्रेड सी की बजाय सेकंड डिवीजन और ग्रेड डी है तब वो इसमें अपेयर नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसके MA है और वो सेकंड डिवीजन MA सेकंड डिवीजन के साथ वो इसमें अपेयर हो सकता है जी। थर्ड नंबर पे है नेशनैलिटी क्राइटेरिया। कि नेशनैलिटी क्राइटेरिया कि ये है कि बेसिकली कौन सी नेशनैलिटी के लोग इस किस्म के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी होना। ये शर्त रखी गई है CSS एग्ज़ाम के अपेयर होने के लिए कि जो भी कैंडिडेट्स है उसका पाकिस्तानी नेशनैलिटी होना, उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे है डुअल नेशनैलिटी वाले अफराद। डुअल नेशनैलिटी वाले अफराद इसमें अपेयर नहीं हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे है स्पाउस नेशनैलिटी। स्पाउस नेशनैलिटी फर्स्ट स्पाउस के हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक अगर फॉरेन नेशनैलिटी होल्डर है कोई एक, तो वो भी इसमें अपेयर नहीं हो सकता। तो इसमें चंद एक लिमिटेशन दी गई हैं जिन पे हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो हैं वो इसके लिए मखसूस की गई हैं। मीन्स टू से कि इस किस्म के एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए एक कैंडिडेट सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स दे सकता है। और इसकी एज सेकंड नंबर पे है एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी एज कैलकुलेशन जो है वो 31 दिसंबर तक काउंट की जाती है। नंबर थर्ड पे है पार्ट्स ऑफ एग्ज़ाम। इसमें पार्ट्स ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है? मीन्स टू से कि जैसे हमने पहले बात की है कि इसमें 4 किस्म के एग्ज़ाम होते हैं, तो इन सब में अपेयर होना लाजमी है। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आगे वाले 3 पार्ट्स में भी कैंडिडेट्स को अपेयर होना लाजमी है। अगर वो रिटन टेस्ट क्लियर नहीं करता तो आगे वाले तीनों एग्ज़ाम में तीनों पार्ट्स में वो अपेयर नहीं होगा। नंबर 4 पे है जी कंपल्सरी एंड ऑप्शनल पेपर। कंपल्सरी एंड ऑप्शनल पेपर 600 के कंपल्सरी पेपर होते हैं और 600 के ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो इन सब को मतलब उसने अपेयर होना है इन सब के अंदर। पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है जी? कंपल्सरी पेपर का थोड़ा ऑप्शनल पेपर से मुख्तलिफ होता है। कंपल्सरी पेपर का 40% का एग्रीगेट उसका पासिंग क्राइटेरिया होता है और ऑप्शनल पेपर का जो है वो 33% पे होता है। और जो इनका एग्रीगेट बनता है, एग्रीगेट जो है वो 50% के ऊपर होता है। और रीचेकिंग, अगर किसी स्टूडेंट्स को मतलब ये डाउट हो कि उसके मार्क्स मतलब वो जो है वो सही काउंट नहीं हुए, तो वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। और रीचेकिंग की फ़ीस है 500 पर ईच पर पेपर। चलें जी दोस्तों, हम ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है जी हमने फ़लाँ ग्रुप में जाना है, हमने सपोज़ के हमने कस्टम में जाना है या फॉरेन सर्विस में जाना है या इनकम टैक्स में जाना है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट में जाना है, पुलिस में जाना है। तो उस हवाले से मतलब उसके मुताबिक जो है ना वो सब्जेक्ट का इंतखाब करते हैं, मतलब उनकी सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होती है वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप के हवाले से होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके मतलब ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं उनकी बेस जो होती है आपके मेरिट्स और मार्क्स के ऊपर होती है। मतलब आपका अगर मेरिट्स हाई है तो उस मुताबिक आपको जो है ना टॉप 10 में रखा जाएगा। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब 12 ग्रुप्स हैं जिनमें इसको डिवाइड किया गया है। मतलब सबसे जो फर्स्ट नंबर पे है वो है कॉमर्स एंड ट्रेड्स ग्रुप, सेकंड नंबर पे है कस्टम एंड एक्साइज सर्विस, थर्ड नंबर पे है DMG मीन्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, फोर्थ नंबर पे है फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान,
5th नंबर पे है इनकम टैक्स ग्रुप, 6 नंबर पे है इंफॉर्मेशन ग्रुप, 7th नंबर पे है मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप, एंड 8 नंबर पे है GOMG मीन डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, 9th नंबर पे है जी पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, 10th नंबर पे है जी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, 11th नंबर पे है पोस्टल सर्विस ग्रुप, एंड 12th नंबर पे है जी रेलवेज. So your marks and merit will decide your occupational group.